आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल विद पुनिया सर पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चैप्टर करेंगे थ्री फेज इंडक्शन मोटर के एमसीक्यू क्लास है हमारी आज। इससे पहले हमने इसकी थ्योरी की क्लासें कर ली है थ्री फेज इंडक्शन मोटर की। आज हम थ्री फेज इंडक्शन मोटर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तो काफी इंपॉर्टेंट क्लास होगी। जितने भी बच्चे टेक्निकल भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं या जो बच्चा इलेक्ट्रीशियन से या वायरमैन से आईटीआई कर रहा है, उन बच्चों के लिए एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्लास है और काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं। तो आपने क्लास ध्यानपूर्वक देखनी है। अगर कोई भी चीज समझ में ना आए, कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए, तो आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ये क्लास काफी उपयोगी है। अगर आपको अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना। तो आज हम शुरू करते हैं हमारा सेशन थ्री फेज इंडक्शन मोटर के एमसीक्यू क्वेश्चन। तो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रेरण मोटर के रोटर में वोल्टेज कैसे पैदा होती है। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है भाई, प्रेरण मोटर के रोटर में वोल्टेज कैसे पैदा होती है। तो जो हमारी मोटर होती है उसके हमारे लिए कितने भी दो महत्वपूर्ण भाग होते हैं। एक होता है हमारा स्टेटर और दूसरा होता है हमारा रोटर। तो जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर होती है हमारी, उसके स्टेटर को हम क्या देते हैं, सप्लाई देते हैं, थ्री फेज सप्लाई उसको देते हैं। रोटर को इसको हम क्या नहीं देते, सप्लाई नहीं देते। तो ये पूछ रहा भी, जो हमारी थ्री फेज इंडक्शन मोटर है उसके रोटर में वोल्टेज कैसे पैदा होती है, उसको हम क्या नहीं देते भी, सप्लाई नहीं देते। तो हम स्टेटर को क्या देते हैं, सप्लाई देते हैं। तो स्टेटर को जब हम सप्लाई देते हैं तो उसके अंदर क्या बनता है, चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। क्या बनता है उसके अंदर, चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। वह चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है, जो रोटर चालक है उनको क्या करता है, काटता है। क्या करता है, रोटर चालकों को क्या करता है, काटता है। जिसके कारण क्या होता है, रोटर के अंदर ईएमएफ उत्पन्न हो जाती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पैदा हो जाता है। और ये प्रक्रिया किसके कारण होती है, ट्रांसफॉर्मेशन प्रक्रिया के कारण होती है। एक का गुण दूसरे के अंदर चला जाना। तो हमारे जो रोटर और स्टेटर है वो क्या होते हैं, विद्युत रूप से जुड़े नहीं होते। क्या नहीं होते, रोटर व स्टेटर विद्युत रूप से क्या नहीं होते, जुड़े नहीं होते। तो पूछ रहा भी, प्रेरण मोटर के रोटर में वोल्टेज कैसे पैदा होती है। ऑप्शन ए कह रहा भाई, स्टार्टर से सीधा संयोजन के कारण। कह रहा भाई, जो हमारा रोटर है उसका स्टार्टर से क्या होता है, सीधा संयोजन होता है। ऑप्शन बी कह रहा है स्टेटर और रोटर में ट्रांसपोशन क्रिया के कारण। ऑप्शन सी कह रहा है स्टेटर से उत्पादित बैक ईएमएफ से। और ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई। तो जो हमारे मोटर का रोटर होता है उसको क्या नहीं देते, हमें सप्लाई नहीं देते। तो हम क्या देते हैं, मोटर के स्टेटर को सप्लाई देते हैं। उसके अंदर क्या बनता है, चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। वह चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है, जो रोटर चालक है उनको क्या करता है, काटता है। जिसके कारण क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर हमारी मोटर के अंदर है, जो रोटर लगा उसमें क्या पैदा हो जाता है, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पैदा हो जाता है। तो किसके कारण होता है, जैसे हमारे पास ट्रांसफॉर्मर होता है उसके अंदर दो वाइंडिंग होती है हमारी, एक होती है प्राइमरी वाइंडिंग और एक होती है सेकेंडरी वाइंडिंग। तो हम क्या करते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग को क्या देते हैं, सप्लाई देते हैं। तो ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर है विद्युत रूप से कोई भी संपर्क नहीं होता, लेकिन ये मैग्नेटिक रूप से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। जब इसको हम सप्लाई देते हैं इसके तो चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। ये चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है, इस सेकेंडरी वाइंडिंग को क्या करता है, काटता है। जिसके कारण क्या होता है, सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। वही क्या होता है, हमारे जो हमारा प्रेरण मोटर का स्टेटर है वो ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग की तरह काम करता है और रोटर ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग की तरह काम करता है। इसलिए जो रोटर के अंदर जो ईएमएफ या वोल्टेज पैदा होती है तो स्टेटर और रोटर में ट्रांसफॉर्मेशन प्रक्रिया के कारण उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इंडक्शन मोटर का रोटर क्यों तुल्यकालिक गति पर नहीं चल सकता। इंडक्शन हमारी क्या होती है, प्रेरण मोटर को ही हम क्या कहते हैं, इंडक्शन मोटर कहते हैं। प्रेरण मोटर को क्या कहते हैं, इंडक्शन मोटर कहते हैं। ये हमारी क्या है, ये कह रहा है हमारे पास इंडक्शन मोटर का रोटर क्यों तुल्यकालिक गति पे नहीं चल सकता। तुल्यकालिक गति हमारी क्या होती है, एनएस सिंक्रोनस स्पीड है, बराबर कह रहा है एनआर। तो ये कह रहा है रोटर स्पीड और सिंक्रोनस स्पीड है। तो जो हमारी मोटर की होती है रोटर स्पीड है और जो तुल्यकालिक स्पीड होती है हमारे पास कौन सी होती है, एनएस है। तो ये कह रहा है इंडक्शन मोटर का रोटर क्यों तुल्यकालिक गति पर नहीं चल सकता। ये कह रहा है जो रोटर है ये क्यों सिंक्रोनस स्पीड पे नहीं चल सकता। तो ऑप्शन ए कह रहा है रोटर टॉर्क शून्य हो जाएगा। ऑप्शन बी कह रहा है रोटर टॉर्क बढ़ जाएगा। ऑप्शन सी कह रहा है इंडक्शन मोटर सिंक्रोनस मोटर बन जाएगी।
और ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारी क्या हो जाएगी, जब हमारा रोटर तुल्यकालिक गति पे चलने लग जाएगा तो हमारी वो इंडक्शन मोटर नहीं रहेगी। तो क्या बन जाएगा भाई, रोटर टॉर्क क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बराबर क्या हो जाएगी, रोटर स्पीड बराबर में क्या हो जाएगी, सिंक्रोनस स्पीड। तो रोटर टॉर्क क्या हो जाएगा हमारा, शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रोटर टॉर्क हमारा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रोटर टॉर्क शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, तीन फेज इंडक्शन मोटर के बारे में कौन सा कथन सही है। तो पूछ रहा हमारे पास जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर है उसके बारे में कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है, लोड में वृद्धि के साथ गति बढ़ जाती है। तो कह रहा है जैसे जैसे मोटर के ऊपर लोड बढ़ाया जाता है मोटर की गति बढ़ जाती है। ऑप्शन बी कह रहा है रख रखाव लागत अधिक है। ऑप्शन सी कह रहा है लोड में कमी के साथ गति घटती है। अगर हमने मोटर के ऊपर लोड कम कर दिया तो गति क्या जाएगी, घट जाएगी। ऑप्शन डी कह रहा है इसे स्टार्ट करना आसान है। तो थ्री फेज मोटर हमारी क्या होती है, थ्री फेज मोटर होती है हमारी सेल्फ स्टार्ट। क्या होती है, सेल्फ स्टार्ट होती है, क्योंकि इसके अंदर जो वाइंडिंग होती है वो 120 डिग्री के अंतराल के ऊपर क्या की जाती है, स्थापित की जाती है, जिसके कारण क्या होता है, इसका जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है वो किस प्रकार का होता है, घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, और जिसके कारण हमारी मोटर क्या होती है, सेल्फ स्टार्ट होती है। तो इसे स्टार्ट करना क्या है, आसान है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या भाई राइट आंसर है। इसे स्टार्ट करना क्या होता है, आसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन सा कथन इंडक्शन मोटर के बारे में सही नहीं है। पीछे हमसे पूछा था भाई इनमें से कौन सा कथन सही है इंडक्शन मोटर के बारे में। अब हमसे पूछ रहा है कौन सा कथन इंडक्शन मोटर के बारे में सही नहीं है। तो ऑप्शन ए कह रहा है ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। ऑप्शन बी कह रहा है रोटर का केज तांबे या एल्यूमिनियम का बना होता है। ऑप्शन सी कह रहा है यह सेल्फ स्टार्ट होती है। ऑप्शन डी कह रहा है स्टार्टर वाइंडिंग घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र करती है। भाई जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है वो क्या करती है, घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र पैदा करती है। ये बात भाई क्या इसकी वाइंडिंग घूमनी है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, जिसके कारण मोटर क्या होती है, सेल्फ स्टार्ट हो जाती है। क्या होती है, सेल्फ स्टार्ट होती है। रोटर केज तांबे या एल्यूमिनियम का बना होता है हमारे पास, हमने देखा था भाई रोटर इस प्रकार से हमने स्क्रूल केज रोटर बनाया था, वो हमारे पास तांबे या एल्यूमिनियम का हमने क्या किया था, बनाया था। इसका बनाया था तांबे का या एल्यूमिनियम का हमने क्या किया था, प्रयोग किया था। इस प्रकार से हमने इसको क्या किया था, जो ये चालक छड़े हमने किसकी प्रयोग की थी, तांबे की या एल्यूमिनियम की, और इसको हमने क्या कर दिया था, फिर स्क्विड कर दिया था ताकि इसके अंदर चुंबकीय बनबनाहट ना हो। और ये हमारे पास कौन सा होता है, सिंगल केज रोटर होता है। कौन सा, सिंगल केज रोटर। कौन सा होता है, सिंगल केज रोटर। तो सिंगल केज रोटर का स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, निम्न होता है, और सिंगल केज रोटर का प्रयोग वहां पे किया जाता है जहां प्रारंभिक टॉर्क कम जरूरत हो और जहां से पहले से लोड आरोपित ना हो। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा भाई, राइट हो जाएगा। यह सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, यह कथन सही नहीं है। तो हमारी जो थ्री फेज मोटर होती है वो क्या होती है, सेल्फ स्टार्ट होती है। तो ये तीनों हमारे क्या भाई सही है। रोटर केज तांबे या एल्यूमिनियम की छड़ों का प्रयोग करके बनाया जाता है, यह सेल्फ स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग वाइंडिंग घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा भाई कौन सी मोटर का फेज विस्थापन 60 डिग्री होता है। तो ये पूछ रहा भाई ऐसी कौन सी मोटर होती है जिसका फेज विस्थापन 60 डिग्री होता है। ऑप्शन ए कह रहा भाई 6 पोल मोटर, 6 फेज वाली मोटर। ऑप्शन बी कह रहा भाई 2 फेज वाली मोटर। ऑप्शन सी कह रहा भाई सिंगल फेज वाली मोटर, और ऑप्शन डी कह रहा भाई 3 फेज वाली मोटर। तो कह रहा भाई हमने मोटर के अंदर कितने रोटर प्रयोग करने हैं कि हमारे पास जो फेज विस्थापन हो कितने डिग्री हो जाए, 60 डिग्री हो जाए। तो 60 डिग्री के लिए हमारे पास एक पोल पे हमारे कितने हो गए, 6 6 36। तो हमारे पास कितने फेज वाली मोटर होगी, तो 6 पोल वाली मोटर होगी हमारे पास। कितने पोल वाली, 6 पोल वाली मोटर हमारे पास होगी। तो 60 की और 6 की गुणा तो हमारे पास कितनी आ गई, 360 डिग्री। कितनी आ गई, 360 डिग्री। तो एक पोल एक 2 पोलों के बीच कितने डिग्री का अंतर होगा, 60 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी कौन सी मोटर प्रेरण मोटर के समान है। तो कह रहा है इनमें से कौन सी मोटर है जो प्रेरण मोटर के समान है। ऑप्शन ए कह रहा है डीसी कंपाउंड मोटर। ऑप्शन बी कह रहा है एसिंक्रोनस मोटर।
ऑप्शन सी कह रहा है सिंक्रोनस मोटर और ऑप्शन डी कह रहा है डीसी सीरीज मोटर। तो डीसी कंपाउंड मोटर होती है हमारे पास, तो डीसी कंपाउंड मोटर हमारे पास क्या होती है, डीसी सीरीज मोटर और डीसी सीरीज और डीसी शंट मोटर को मिला के हम क्या बनाते हैं, कंपाउंड मोटर बनाते हैं। और डीसी कंपाउंड मोटर चलाने के लिए हमारे पास 3 पॉइंट या 4 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। सिंक्रोनस होती है, सिंक्रोनस क्या होती है, जब हमारी मोटर की स्पीड और चुंबकीय क्षेत्र की गति एक समान हो जाती है तो मोटर क्या होती है, हमारी सिंक्रोनस स्पीड होती है। अगर इंडक्शन मोटर प्रेरण मोटर के समान है तो क्या जाएगी, जो रोटर स्पीड है वो क्या जाएगी, 0 हो जाएगी और टॉर्क क्या नहीं होगा, उत्पन्न नहीं होगा। डीसी सीरीज मोटर भी हमारी क्या होती है, इसको चलाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, 2 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। तो कौन सी मोटर प्रेरण मोटर के समान है, तो जो हमारी एसिंक्रोनस मोटर होती है वो क्या होती है, प्रेरण मोटर के समान होती है। कौन सी, एसिंक्रोनस मोटर होती है जो हमारी, वो क्या होती है, प्रेरण मोटर के समान होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक 3 फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट क्यों होती है। तो पूछ रहा भाई हमारे पास जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है वो सेल्फ स्टार्ट क्यों होती है। तो मोटर हमारे पास सेल्फ स्टार्ट इसलिए होती है क्योंकि जो हमारी मोटर होती है 3 फेज, उसके अंदर क्या होती है भाई, 3 फेज वाइंडिंग हम करते हैं। क्या करते हैं, 3 फेज वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। और 3 फेज वाइंडिंग के जो फेज विस्थापन होता है वो कितने डिग्री का होता है, 120 डिग्री का। कितने का होता है, प्रत्येक के बीच 120 डिग्री का होता है। तो ये 120 डिग्री का जो फेज अंतराल होता है, इसके कारण क्या होता है भाई, इसके अंदर घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। क्या बन जाता है भाई, घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, जिसके कारण हमारी मोटर क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है, सेल्फ स्टार्ट हो जाती है। तो ऑप्शन ए कह रहा है 120 डिग्री फेज कोण द्वारा स्टेटर, ये क्या हमारा भाई, तो हमारे पास क्या है यहाँ पे, ये हमारे पास है स्टेटर। स्टेटर के ऊपर हमारी क्या होती है, स्टार या डेल्टा वाइंडिंग होती है 3 फेज। तो इसके कारण क्या होता है, अपसेट वाइंडिंग के कारण, क्योंकि ये तीनों के बीच में क्या होता है, 120 डिग्री का फेज अंतराल होता है, जिसके कारण क्या होता है, घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। ऑप्शन बी कह रहा है उच्च स्टार्टिंग टॉर्क के कारण। ऑप्शन सी कह रहा है 90 डिग्री का फेज विस्थापन के कारण। और ऑप्शन डी का इनमें से कोई नहीं। तो हमारे क्या होता है भाई, स्टेटर के अंदर जो 3 फेज वाइंडिंग की जाती है उसके अपसेट होने के कारण क्या होता है भाई, ये मोटर क्या होती है, सेल्फ स्टार्ट हो जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रेरण मोटर किस पर चलती है। तो पूछ रहा भाई प्रेरण मोटर किस पे चलती है। प्रेरण को हम क्या बोलते हैं भाई, इंडक्शन। क्या बोलते हैं, इंडक्शन। और ये किसके सिद्धांत पे काम करते हुए, फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे ही काम करती है। केवल एसी पे चलती है, केवल डीसी पे चलती है, एसी व डीसी दोनों पे चलती है। और ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो डीसी पे हमारी कौन सी मोटर चलती है, डीसी सीरीज मोटर चलती है, डीसी शंट मोटर चलती है, डीसी कंपाउंड मोटर चलती है। केवल एसी पे चलती है हमारी प्रेरण मोटर, क्या भाई, केवल एसी सप्लाई के ऊपर ही चलती है। किस पे चलती है, केवल एसी सप्लाई के ऊपर। तो पूछ रखा भाई ए व बी दोनों एसी व डीसी पे के ऊपर कौन सी मोटर चलती है हमारी, तो हमारे पास होती है यूनिवर्सल मोटर। कौन सी मोटर चलती है, यूनिवर्सल मोटर चलती है एसी व डीसी पे, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई, सार्वभौमिक। कौन सी मोटर बोलते हैं, सार्वभौमिक मोटर बोलते हैं। कौन सी मोटर बोलते हैं, सार्वभौमिक मोटर बोलते हैं, जिसका प्रयोग हम किसके अंदर करते हैं, मिक्सी के अंदर, ग्राइंडर के अंदर, जूसर के अंदर। तो इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, मिक्सी के अंदर। वो हमारी कौन सी होती है, एसी व डीसी दोनों सप्लाई के ऊपर चलती है। जैसे जैसे लोड बढ़ता है यूनिवर्सल मोटर की स्पीड क्या जाती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है भाई, कौन सा एसी मोटर का प्रकार नहीं है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है भाई, कौन सा एसी मोटर का प्रकार नहीं है। तो हमसे पूछ रहा है भाई एसी मोटर का प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा है सीरीज मोटर, ऑप्शन बी कह रहा है सिंक्रोनस मोटर, ऑप्शन सी कह रहा है इंडक्शन मोटर, और ऑप्शन डी कह रहा है सिंगल फेज मोटर। तो हमारे पास क्या होती है, सीरीज मोटर होती है, सिंक्रोनस मोटर है, इंडक्शन मोटर है, सिंगल फेज मोटर है। तो जो एसी सीरीज मोटर
सीरीज मोटर होती है वो हमारी किसका प्रकार है, तो ये हमारे डीसी का प्रकार है। किसका है, डीसी का। तो किसका भाई, ये डीसी का प्रकार होता है भाई, डीसी सीरीज मोटर, डीसी शंट मोटर, डीसी कंपाउंड मोटर। तो ये हमारे किसका भाई, डीसी का है हमारे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे क्या जो है भाई, डीसी, डीसी सीरीज मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, तीन कला मोटर, तीन कला मोटर को कौन सी सप्लाई दी जाती है। ये क्या भाई, ये गलत लिखा हुआ बीच में। तो क्वेश्चन कह रहा भाई तीन कला मोटर को, तो यहां पे हमारा क्या भाई, तीन कला मोटर को कौन सी सप्लाई दी जाती है। ऑप्शन ए कह रहा भाई दो फेज सप्लाई दी जाती है, ऑप्शन बी कह रहा भाई थ्री फेज सप्लाई दी जाती है, ऑप्शन सी कह रहा भाई थ्री फेज सप्लाई एसी दी जाती है, और ऑप्शन डी कह रहा भाई सिंगल फेज एसी सप्लाई दी जाती है। तो जो हमारी तीन कला का मतलब क्या भाई, थ्री फेज। कौन सी हमारे पास ये, थ्री फेज। तो थ्री फेज मोटर को कौन सी सप्लाई दी जाती है, तो थ्री फेज मोटर को थ्री फेज एसी सप्लाई दी जाती है। कौन सी, तो हमारे पास डीसी तो होती नहीं थ्री फेज, तो कौन सी होती है, थ्री फेज एसी सप्लाई मोटर को दी जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, तीन कला वितरित कुंडली। क्या भाई, तीन वितरित, वितरित का मतलब है बंटने वाली। तीन कला वितरित कुंडली पर तीन कला आपूर्ति दी जाती है। क्या भाई हमारे पास थ्री फेज वाइंडिंग है, ये क्या भाई, तीन कला वितरित वाइंडिंग है। क्या है ये, तीन कला वितरित वाइंडिंग है। इसको क्या दे रखी हुई, तीन कला आपूर्ति दे रखी है, आर बी वाई आपूर्ति दे रखी है। तो किस प्रकार का चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा। तो ये हमें कह रहा है हमने मोटर के अंदर थ्री फेज वाइंडिंग कर रखी है, और थ्री फेज वाइंडिंग को हमने क्या कर रखी, थ्री फेज सप्लाई दे रखी है। तो जो मोटर का के अंदर जो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा वो किस प्रकार का होगा। ऑप्शन ए कह रहा है स्टैटिक प्रकार का होगा, ऑप्शन बी कह रहा है घूर्णी चुंबकीय फ्लक्स होगा, ऑप्शन सी कह रहा है रैखिक चुंबकीय फ्लक्स होगा, ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो हमने पढ़ा था जब हम इसके स्टेटर को थ्री फेज सप्लाई देते हैं तो इस मोटर के अंदर घूमने वाला चुंबकीय फ्लक्स क्या करता है, बनता है, जिसके कारण मोटर क्या होती है, सेल्फ स्टार्ट होती है। तो कैसा बनता है, घूर्णी चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है इसके अंदर। कौन सा, घूर्णी चुंबकीय फ्लक्स इसके अंदर उत्पन्न होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इंडक्शन मोटर किस सिद्धांत पर काम करती है। क्वेश्चन क्या भाई, इंडक्शन मोटर किस सिद्धांत पर काम करती है। ऑप्शन ए कह रहा भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ऑप्शन बी कह रहा भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक, ऑप्शन सी कह रहा भाई रासायनिक, और ऑप्शन डी कह रहा उपरोक्त सभी। तो हमारी मोटर किस सिद्धांत के ऊपर काम करती है, तो जो हमारे फैराडो का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नियम था उसके ऊपर हमारी प्रेरण मोटर क्या करती हुई काम करती है। किसके सिद्धांत पे, ईएमआई के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सिद्धांत हमारा क्या होता है भाई, जब भी हम किसी धारावाही चालक को विद्युत धारा देते हैं, क्या भाई, जब भी हम किसी धारावाही चालक को विद्युत धारा देते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, और वो चुंबकीय क्षेत्र उसके पास रखी हुई द्वितीय कुंडली को क्या करता है, लिंक करता है, जिसके कारण उसके अंदर भी क्या पैदा हो जाता है, ईएमएफ पैदा हो जाता है। तो ये हमारा किसका नियम था, ईएमआई। और किसने दिया था हमें, फेराडे ने। फेराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नियम दिया था, ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम दिया था। तो ये हमारी किसके ऊपर करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत के ऊपर ये क्या करती है, काम करती है। इसके स्टेटर को सप्लाई दी जाती है, और स्टेटर में जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है वो रोटर के अंदर रखे चालकों को क्या करता है, काटता है, जिसके कारण उसमें क्या पैदा होती है, ईएमएफ उत्पन्न होती है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन कला प्रेरण मोटर में जब हम स्टेटर वाइंडिंग को सप्लाई देते हैं, क्या कह रहा भाई, तीन कला प्रेरण मोटर में जब हम स्टेटर वाइंडिंग को सप्लाई देते हैं तो कॉइल में धारा के कारण स्टेटर में उत्पन्न होता है। तो क्या कह रहा है भाई, थ्री फेज वाइंडिंग को जब हम क्या देते हैं भाई, सप्लाई देते हैं और उसके अंदर करंट चलता है तो उसके कारण हमारे पास स्टेटर में क्या उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए कह रहा है टॉर्क उत्पन्न होता है, ऑप्शन बी कह रहा है विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, ऑप्शन सी कह रहा है वोल्टेज उत्पन्न होती है और ऑप्शन डी कह रहा है चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होती है। तो हमने क्या कहा था, जब भी हम स्टेटर को वाइंडिंग करती है स्टार या डेल्टा वाइंडिंग करके उसको थ्री फेज सप्लाई देते हैं तो स्टेटर के अंदर क्या बनता है, घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है या चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है और वह चुंबकीय फ्लक्स क्या करता है भाई, रोटर चालकों को काटता है जिसके कारण उसमें क्या पैदा होती है, ईएमएफ पैदा होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या पैदा होती है, चुंबकीय फ्लक्स पैदा होता है। क्या पैदा होता है, चुंबकीय फ्लक्स। क्या पैदा होता है उसके अंदर है, चुंबकीय फ्लक्स पैदा होता है और ये चुंबकीय फ्लक्स क्या करता है, रोटर चालकों को काटता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, तीन फेज प्रेरण मोटर में रोटर को संचालित करने का एक कारण है। तो ये कह रहा है हमारे पास क्या होती है, मोटर होती है और मोटर के अंदर हमारे पास दो मुख्य भाग होते हैं, एक होता है स्टेटर और एक होता है रोटर। तो कह रहा है जो मोटर का रोटर है वो किसके कारण संचालित होता है। तो तीन फेज प्रेरण मोटर में रोटर को संचालित करने का एक कारण है। तो पूछ रहा है जो मोटर का रोटर है वो किस कारण से संचालित होता है। तो ऑप्शन ए कह रहा है स्टेटर और रोटर में चुंबकीय क्षेत्र के बीच अन्योन्य क्रिया होती है। ऑप्शन बी कह रहा है घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र होता है। ऑप्शन सी कह रहा है रोटर चुंबकीय क्षेत्र होता है और ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारी मोटर होती है उसके रोटर को हम कैसे संचालित करते हैं, तो रोटर को संचालित करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टेटर को थ्री फेज वाइंडिंग होती है उसको थ्री फेज सप्लाई दी जाती है जिसके कारण उसके अंदर क्या बनता है, चुंबकीय क्षेत्र बनता है और चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है, स्टेटर की रोटर की अंदर जो चालक प्रयोग कर रखे हैं उनको क्या करता है, काटता है जिसके कारण उसमें क्या होता है, ईएमएफ उत्पन्न होता है और वो क्या करता है, गति करने लग जाता है। तो क्या होता है, स्टेटर और रोटर में अन्योन क्रिया के कारण, अन्योन को हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। जैसे हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर होती हुई एक वाइंडिंग को सप्लाई दी जाती है और दूसरी वाइंडिंग के अंदर सप्लाई क्या की जाती है, प्राप्त कर ली जाती है। तो जो मोटर का स्टेटर होता है वो प्राइमरी वाइंडिंग की तरह काम करता है और जो रोटर होता है वो सेकेंडरी वाइंडिंग की तरह क्या करता है, काम करता है। तो स्टेटर और रोटर में चुंबकीय क्षेत्र के बीच अन्योन क्रिया होती है, इस कारण से हमारा क्या होता है, रोटर चालक को संचालित करने का एक क्या है, कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भी, किस मोटर के लिए घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र की अवधारणा अच्छी है। तो ये कह रहा है कौन सी है मोटर है जिसके घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र की अवधारणा अच्छी है। तो कह रहा है ऐसी कौन सी मोटर है जिसका घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र सबसे अच्छा होता है। ऑप्शन ए कह रहा है प्रत्यावर्ती, ऑप्शन बी कह रहा है डीसी, ऑप्शन सी कह रहा है परिणामित्र और ऑप्शन डी कह रहा है प्रेरण मोटर। तो उनसे मोटर के बारे में पूछा, डीसी मोटर हमारी होती नहीं, ट्रांसफार्मर तो ट्रांसफार्मर ही होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, प्रेरण मोटर के घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र की अवधारणा क्या होती है, अच्छी होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडक्शन मोटर में यदि वायु अंतराल बढ़ा दिया जाए तो क्या कह रहा है, यदि इंडक्शन मोटर में वायु अंतराल बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा। ऑप्शन ए कह रहा है पावर फैक्टर कम हो जाएगा, ऑप्शन बी कह रहा है चुंबकीय धारा बढ़ जाएगी, ऑप्शन सी कह रहा है कॉपर हानि कम हो जाएगी और ऑप्शन डी कह रहा है ए व बी दोनों। तो क्या हो जाएगा भाई, पावर फैक्टर कम हो जाएगा, चुंबकीय धारा बढ़ जाएगी, कॉपर हानि कम हो जाएगी और ऑप्शन बी कह रहा है पावर फैक्टर भी कम हो जाएगा और चुंबकीय धारा भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो जब हम क्या करते हैं, इंडक्शन मोटर के अंदर वायु अंतराल बढ़ा देते हैं तो चुंबकीय धारा क्या हो जाएगी, हमारी बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, चुंबकीय धारा हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास भाई, प्रेरण मोटर के रोटर व स्टेटर बने होते हैं।
तो पूछ रहा भाई जो प्रेरण मोटर होती है उसके रोटर व स्टेटर किस चीज के बने होते हैं? तो ऑप्शन ए कह रहा भाई लैमिनेटेड कोर के बने होते हैं, ऑप्शन बी कहता है भाई तांबा कोर के बने होते हैं, ऑप्शन सी कह रहा है एल्यूमिनियम कोर के बने होते हैं, और ऑप्शन डी कह रहा है भाई इस्पात कोर के बने होते हैं। तो जो हमारी प्रेरण मोटर होती है उसके रोटर व स्टेटर किसके बने होते हैं? लैमिनेटेड कोर के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? लैमिनेटेड कोर के। पूछ लिया जाता है लैमिनेटेड कोर के क्यों बनाए जाते हैं? तो बवर धारा हानि को कम करने के लिए। तो किस लिए बनाए जाते हैं? बवर धारा हानि को कम करने के लिए। किसको? बवर धारा हानि को कम करने के लिए लैमिनेटेड किया जाता है। बवर धारा हानि को कम करने के लिए। कम करने के लिए क्या किया जाता है? लैमिनेट किया जाता है। बवर धारा हानि को कम करने के लिए इसको क्या किया जाता है? लैमिनेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 3 फेज मोटर के रोटर को स्थापित किया जाता है। तो पूछ रहा भाई जो हमारे मोटर के 2 भाग होते हैं, एक होता है रोटर और एक होता है स्टेटर। तो पूछ रहा भाई जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है उसके रोटर को कहां पर स्थापित किया जाता है? ऑप्शन ए कह रहा है कम्यूटेटर पर, ऑप्शन बी कह रहा है स्टेटर पर, ऑप्शन सी कह रहा है शाफ्ट पर, और ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा कम्यूटेटर है वो क्या काम करता है? एसी को डीसी में और डीसी को एसी में बदलता है, और इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं दिक् परिवर्तक। क्या बोलते हैं? दिक् परिवर्तक। क्या बोलते हैं? दिक् परिवर्तक बोलते हैं। तो जो हमारा रोटर होता है वो कहां पे स्थापित किया जाता है? तो रोटर हमारा क्या काम करता है? घूमता है, तो इसलिए उसको किसके ऊपर स्थापित किया जाता है? मोटर की शाफ्ट के ऊपर रोटर को क्या किया जाता है? स्थापित किया जाता है। स्टेटर पे क्या होती है? हमारी आर्मेचर वाइंडिंग होती है। कौन सी होती है? आर्मेचर वाइंडिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 फेज मोटर वाइंडिंग के लिए किस तार का प्रयोग किया जाता है? तो पूछ रहा भाई जो हमारे पास 3 फेज मोटर होती है उसकी वाइंडिंग हमने करनी है तो हमारे पास किस तार का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए कह रहा है सिंगल कॉटन कवर्ड वायर का, ऑप्शन बी कह रहा है डबल कॉटन कवर्ड वायर का, ऑप्शन सी कह रहा है सुपर इनेमल कॉपर वायर का, और ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारी 3 फेज मोटर वाइंडिंग होती है उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो उसके लिए हम तांबे के तार का प्रयोग करते हैं। और कौन से तांबे के तार का? सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर का प्रयोग करते हैं। किसका? सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर का क्या करते हैं? हम प्रयोग करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, समर्सिबल पंप मोटर के लिए किस प्रकार की वाइंडिंग तार का प्रयोग किया जाता है? तो पूछ रहा है भाई जो हमारे खेतों में जो मोटर लगी होती है, क्या लगी होती है? खेतों में जो मोटर लगी होती है उस समर्सिबल पंप मोटर सेट के लिए किस तार का वाइंडिंग के रूप में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कह रहा है सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर का, ऑप्शन बी कह रहा है डबल सिल्क अवतरित तांबा तार, ऑप्शन सी कह रहा है पीवीसी अवतरित तांबा तार, और ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। अवतरित का मतलब तो इसके ऊपर हमने क्या चढ़ा रखा है? कवर चढ़ा रखा है डबल सिल्क अवतरित तांबा तार का, और ऑप्शन सी है पीवीसी अवतरित तांबा तार, और ऊपर ऑप्शन ए है सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो समर्सिबल पंप मोटर के लिए हम जिस तार का प्रयोग करते हैं हमारे पास कौन सी होती है? पीवीसी। कौन सी होती है? पीवीसी कॉपर वायर का प्रयोग हम करते हैं। किसका? पीवीसी कॉपर वायर का। कॉपर के ऊपर पीवीसी की क्या चढ़ी होती है? परत चढ़ी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या भाई राइट आंसर है। पीवीसी अवतरित तांबा तार, कॉपर के ऊपर पीवीसी की क्या चढ़ी होती है? परत चढ़ी होती है। उस तार का हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शाफ्ट को कौन उसकी जगह पर रखता है? तो हमने देखा था भाई जो हमारी मोटर का रोटर होता है तो हमारे पास ये इस प्रकार से शाफ्ट होती है, और इस शाफ्ट के ऊपर हमारा क्या होता है? रोटर स्थापित होता है। अब ये पूछ रहा है शाफ्ट को
कौन उसकी जगह पर रखता है। तो ये हमारी शाफ्ट है, इसको पूछ रहा भाई इसकी जगह पर सुरक्षित कौन रखता है या बनाए कौन रखता है। ऑप्शन ए कह रहा भाई रोकर आर्म होती है, ऑप्शन बी कह रहा भाई पोल शू होते हैं, ऑप्शन डी कह रहा भाई एंड प्लेट होती है, और ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारी भाई शाफ्ट के ऊपर रोटर स्थापित किया जाता है, अब ये पूछ रहा है जो शाफ्ट होती है हमारी उसको उसकी जगह पे कौन रखता है। तो उसको उसकी जगह पे हमारे पास कौन रखता है भाई, तो उसको उसकी जगह पे रखता है हमारा रोकर आर्म। कौन रखता है, रोकर आर्म का प्रयोग किया जाता है शाफ्ट को उसकी जगह पर रखने के लिए। किसका प्रयोग किया जाता है, रोकर आर्म का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। काफी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे प्रकार के क्वेश्चन है, और ये वो क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे गए हैं। जो पहले सारे एग्जाम हुए हैं आईटीआई ट्रेड के लिए हुए हैं या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हुए हैं, जितनी भी टेक्निकल भर्तियां हुई हैं उन सब में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या भाई, 3 फेज प्रेरण मोटर का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। तो हमने क्या करना भाई, हमारे पास 3 फेज जो मोटर होती है उसका वर्गीकरण करना है। तो पूछ रहा भाई किस आधार पर उसका वर्गीकरण किया जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है योग की संरचना के आधार पे, ऑप्शन बी कह रहा है रोटर संरचना के आधार पे, ऑप्शन सी कह रहा है स्टेटर संरचना के आधार पे, और ऑप्शन डी कह रहा है उपरोक्त सभी। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास जो मोटर होती है उसमें हम क्या करते हैं, रोटर का प्रयोग करते हैं। एक तो होता है हमारे पास सिंगल केज, कौन सा, सिंगल केज रोटर, सिंगल केज रोटर जिसको हम क्या बोलते हैं भाई, गिलहरी पिंजरा प्रारूपी। दूसरा हमारे पास होता है डबल केज, कौन सा होता है, डबल केज, डबल केज रोटर। और तीसरा हमारे पास होता है फेज वाउंड रोटर, फेज वाउंड रोटर। तो इन रोटरों के आधार पे हम क्या करते हैं, मोटर का वर्गीकरण करते हैं। किसका करते हैं भाई, रोटर संरचना के आधार पे हम क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। तो जो डबल केज होता है उसके अंदर हमारे पास क्या होती है भाई, उसके अंदर हमारे पास 2 ये डबल केज होती है। तो ये पूछा जाता भाई जो डबल केज होती है ये होती है बाहर की रिंग, कौन सी होती है, बाहरी रिंग। कौन सी रिंग होती है, बाहरी रिंग। और इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है भाई किस चीज की बनी होती है, पित्तल की बनी होती है, पित्तल की बनी होती है। किसकी बनी होती है, पित्तल की। दूसरी क्या होती है, प्रतिरोध अधिक, प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध होता है अधिक। और तीसरी बात क्या होती है, प्रेरकत्व होता है इसका कम, प्रेरकत्व क्या होता है, कम। तो यह होता है हमारे पास होती है बाहरी रिंग, और ये दूसरी हमारे पास होती है आंतरिक रिंग। कौन सी होती है, आंतरिक रिंग। तो आंतरिक रिंग में हमारे पास किसकी बनी होती है, तांबा। किसकी बनी होती है, तांबा की बनी होती है। किसकी बनी होती है, तांबे की। और क्या होता है, प्रतिरोध कम, प्रतिरोध क्या होता है, कम। और प्रेरकत्व क्या होता है, प्रेरकत्व होता है ज्यादा। तो जो मोटर का वर्गीकरण किया जाता है वो किस आधार पे किया जाता है, तो रोटर की संरचना के आधार पे इसका प्रयोग किया जाता है। सिंगल केज रोटर का प्रयोग वहां पे किया जाता है जहां पे मैं क्या भी पहले से लोड आरोपित ना हो, जैसे ड्रिल मशीन। डबल केज का प्रयोग वहां पे किया जाता है जहां पहले से लोड आरोपित हो, और इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है उच्च होता है। फेज वाउंड रोटर क्या होता है, इसका प्रयोग स्लिप रिंग मोटर में किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है, प्रतिरोध लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 3 फेज प्रेरण मोटर के मुख्य भाग है। तो हमसे पूछ रहा है जो हमारे पास 3 फेज मोटर होती है उसके मुख्य भाग कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए कह रहा है घूर्णक व स्टावर, ऑप्शन बी कह रहा है स्लिप रिंग व ब्रूस, ऑप्शन सी कह रहा है रोटर व आर्मेचर, और ऑप्शन डी कह रहा है स्टेटर व फील्ड वाइंडिंग। तो हमारे पास भाई कौन कौन से भाग होते हैं, तो हमने पढ़ा हमारे पास मोटर के 2 भाग होते हैं, एक होता है हमारे पास रोटर और दूसरा होता है हमारे पास स्टेटर। तो कौन कौन से होते हैं, रोटर व स्टेटर। रोटर व स्टेटर। तो रोटर व स्टेटर इनमें से दिया नहीं हुआ तो उनको हम हिंदी में क्या कहते हैं भाई, रोटर को कहते हैं घूर्णक, घूमने वाला, और स्टावर का मतलब क्या होता है, स्थिर। तो स्टेटर हमारा क्या होता है, स्थिर भाग होता है। तो हिंदी में नाम और याद रखने मन इसके क्या होते हैं भाई, घूर्णक व स्थावर। घूर्णक का मतलब होता है घूमने वाला और स्थावर होता है स्थिर। तो स्टेटर हमारा क्या रहता है, स्थिर रहता है। रोटर हमारा क्या करता है भाई, घूमता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटर फ्रेम में सिलिकॉन स्टील के टुकड़े की मोटाई होती है। तो हमसे पूछा जाता है भाई जो हमारा स्टेटर होता है किसका बना होता है, कास्ट आयरन का बना होता है। और कास्ट आयरन को कैसे निर्मित करते हैं भाई, छोटी छोटी पत्तियों को लैमिनेशन करके उसका क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो पूछ रहा भाई सिलिकॉन स्टील की जो पत्तियां प्रयोग की जाती है उन पत्तियों की मोटाई कितनी होती है। ऑप्शन ए कह रहा भाई 0.5 mm, ऑप्शन बी कह रहा भाई 1.5 mm, ऑप्शन सी है 1.7 mm और ऑप्शन डी है 0.8 mm। तो हम क्या करते हैं, जो हम लेते हैं वैल्यू कितने की होती है हमारे पास, 0.35 mm से 0.5 mm तक लेते हैं। कितने तक लेते हैं, 0.5 mm तक लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एग्जैक्ट होती है हमारी 0.5 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरण मोटर का मुख्य भाग नहीं है। तो इनमें से पूछ रहा है भाई प्रेरण मोटर का भाग नहीं है। तो ऑप्शन ए कह रहा भाई स्टेटर। तो हमने पढ़ा भाई स्टेटर क्या इसका मेन भाग है, रोटर भी क्या होता है इसका भाग होता है, फ्रेम भी क्या होता है इसका मेन भाग होता है। रोटर को सप्लाई, स्टेटर को सप्लाई दी जाती, रोटर को सप्लाई नहीं दी जाती। ट्रांसफॉर्मेशन क्रिया के कारण रोटर के अंदर क्या पैदा होती है, उत्पन्न होती है, फ्रेम भी होता है। लेकिन प्रेरण मोटर का भाई एयर बैग क्या नहीं होता, भाग नहीं होता। तो एयर बैग किसके अंदर होता है भाई, गाड़ियों के अंदर होता है। तो इसका मुख्य भाग कौन सा नहीं है, एयर बैग। तो ऊपर वाले तीनों इसके क्या होते हैं भाई, भाग होते हैं। और कौन से भाग होते हैं भाई, रोकर आर्म होती है, एंड प्लेट होती है, फ्रंट प्लेट होती है। ये सारे किसके भाई, प्रेरण मोटर के मुख्य भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरण मोटर का स्टेटर बनाया जाता है। तो हमसे पूछ रहा है भाई प्रेरण मोटर का स्टेटर किस चीज का बनाया जाता है। तो ऑप्शन ए कह रहा भाई एल्यूमिनियम का, ऑप्शन बी कह रहा भाई तांबे का, ऑप्शन सी कह रहा भाई सिलिकॉन इस्पात का और ऑप्शन डी कह रहा भाई मृदु लोहे का। तो जो हमारा स्टेटर होता है उसको हम क्या करते हैं भाई, 3 फेज सप्लाई देते हैं और इसके ऊपर आर्मेचर वाइंडिंग की जाती है जो स्टार या डेल्टा के अंदर हो सकती है। और इसके बीच जो फेज विस्थापन होता है 120 डिग्री का होता है। और टर्मिनल बॉक्स के अंदर 6 तारे बाहर आती है। कितनी तारे बाहर आती है, 6 तारे बाहर आती है। तो पूछ रहा है स्टेटर किस चीज का बना जाता है। तो कास्ट आयरन का बना जाता है, सिलिकॉन स्टील का बना जाता है। किसका बना जाता है, सिलिकॉन स्टील का बना जाता है, सिलिकॉन इस्पात का बनाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भाई 3 फेज प्रेरण मोटर का स्टेटर किसके समान है। तो जो पूछ रहा भाई हमारे पास 3 फेज प्रेरण मोटर का स्टेटर किसके समान है। ऑप्शन ए कह रहा भाई प्रत्यावर्तक के समान है, ऑप्शन बी कह रहा भाई जनरेटर के समान है, ऑप्शन सी है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के समान है, ऑप्शन डी है डीसी मोटर के समान है। तो जो हमारी 3 फेज प्रेरण मोटर होती है उसका जो स्टेटर होता है वो किसके समान होता है। तो हमारे अल्टरनेटर के समान होता है, किसके, प्रत्यावर्तक के। प्रत्यावर्तक को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेटर। क्या बोलते हैं, अल्टरनेटर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरण मोटर में 3 फेज वाइंडिंग होती है। कह रहा भाई प्रेरण मोटर में 3 फेज वाइंडिंग होती है, इसको 3 फेज आपूर्ति दी जाती है। तो पूछ रहा है भाई 3 फेज वाइंडिंग कहां पे स्थापित होती है और उसको जो 3 फेज आपूर्ति दी जाती है वो किसको दी जाती है। ऑप्शन ए कह रहा है स्टेटर को दी जाती है, ऑप्शन बी कह रहा है रोटर को दी जाती है, ऑप्शन सी कह रहा है पोल को दी जाती है और ऑप्शन डी कह रहा है स्लॉट को दी जाती है। तो जो हमारी 3 फेज प्रेरण मोटर होती है उसके अंदर हमने पढ़ा था भाई इसके स्टेटर को 3 फेज सप्लाई दी जाती है और उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। वह चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है, रोटर चालकों को काटता है जिसके कारण रोटर के अंदर भी ईएमएफ उत्पन्न हो जाती है। तो इसके स्टेटर को 3 फेज सप्लाई दी जाती है। किसको दी जाती है, स्टेटर को 3 फेज सप्लाई दी जाती है और इसके ऊपर आर्मेचर वाइंडिंग स्थापित की जाती है। जो हमारी 3 फेज मोटर होती है उसमें आर्मेचर क्या रहती है, स्थिर रहती है और चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है, गति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 फेज मोटर में 3 फेज स्टेटर धारा उत्पन्न होती है। तो पूछ रहा भाई जो हमारा स्टेटर होता है उसके अंदर 3 फेज स्टेटर धारा किसके कारण उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए कह रहा भाई एक दूसरे से 180 डिग्री के कोण के कारण है,
ऑप्शन बी कह रहा भी एक दूसरे से 90 डिग्री कोण के कारण। ऑप्शन सी कह रहा है एक दूसरे से 360 डिग्री का कोण के कारण है। और ऑप्शन डी कह रहा है एक दूसरे से 120 डिग्री के कोण के कारण। तो जो हमारी वाइंडिंग स्थापित होती है वो कितने के ऊपर स्थापित होती है? तो जो वाइंडिंग स्थापित होती है हमारी एक दूसरे से 120 डिग्री कोण के ऊपर स्थापित होती है। कितने पे? 120 डिग्री कोण पे, जिसके कारण क्या होती है? धारा उत्पन्न होती है उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक फेज प्रेरण मोटर का, एक फेज प्रेरण मोटर का घूर्णक होता है। घूर्णक का मतलब भाई रोटर। तो कैसा होता है भाई? एक फेज प्रेरण मोटर का घूर्णक होता है सदैव पिंजरा घूर्णक होता है, बी सदैव कुंडली घूर्णक होता है, ऑप्शन सी भी ए व बी दोनों होता है, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारी एकल फेज प्रेरण मोटर होती है उसका घूर्णक सदैव क्या था भाई? सदैव पिंजरा घूर्णक होता है। तो पिंजरा घूर्णक क्या था भाई? गिलहरी पिंजरा प्रारूपी रोटर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंगल केज इंडक्शन मोटर की अपेक्षा डबल केज इंडक्शन मोटर का क्या लाभ है? तो हमने पढ़ा है भाई सिंगल केज रोटर होता है हमारे पास, एक होता है डबल केज रोटर। सिंगल केज रोटर क्या भाई? एल्यूमिनियम या तांबे की छड़ों को शॉर्ट सर्किट किया जाता है एंड रिंग के द्वारा, वो होता है सिंगल केज। और डबल केज का क्या कारण है? तो ऑप्शन ए कह रहा भाई निम्न स्लिप है, ऑप्शन बी कह रहा भाई उच्च दक्षता है, ऑप्शन सी कह रहा भाई निम्न प्रारंभिक धारा है, ऑप्शन डी कह रहा भाई निम्न दक्षता है। तो ये हमसे पूछ रहा भाई सिंगल केज इंडक्शन मोटर की अपेक्षा डबल केज इंडक्शन मोटर का क्या लाभ है? तो जो हमारे क्या होता है उसकी निम्न प्रारंभिक धारा होती है, क्या होती है? डबल केज की क्या होती है? निम्न प्रारंभिक धारा होती है। क्या होती है? निम्न प्रारंभिक धारा होती है, जिसके कारण उसका टॉर्क क्या होता है? अधिक होता है। क्वेश्चन काफी आसान सा है, हमने पहले कर लिया है। तीन फेज मोटर में फेज विस्थापन कोण होता है, तो थ्री फेज मोटर में फेज विस्थापन कोण कितने डिग्री का होता है? तो हमारे पास टोटल एंगल होता है 360 डिग्री का। तो तीन फेज वाइंडिंग के बीच कितने डिग्री का हो जाएगा? 120 डिग्री का। कितने का हो जाएगा हमारे पास? 120 डिग्री। कितने का हो जाएगा? 120 डिग्री का। कितने का हो जाएगा? 120 डिग्री का हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मोटर में रोटर बार समय पर स्थायी रूप से शॉर्ट सर्किट होता है? तो क्वेश्चन क्या करा अभी? किस मोटर में रोटर बार समय पर स्थायी रूप से शॉर्ट सर्किट होता है? ऑप्शन ए है स्लिप रिंग मोटर, ऑप्शन बी है स्क्विरल केज मोटर, ऑप्शन सी है फेज माउंट मोटर, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो रोटर बार किसके ऊपर समय के रूप में स्थापित होता है? तो हमारे पास होती है स्क्विरल केज मोटर होती है। कौन सी होती है? स्क्विरल केज मोटर होती है हमारे पास। उसके ऊपर जो रोटर बार है वो समय पर स्थायी रूप से क्या होता है? शॉर्ट सर्किट होता है। क्या होता है? शॉर्ट सर्किट होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कौन सी पॉलीफेज इंडक्शन मोटर उच्च प्रारंभिक टॉर्क उच्च ओवरलोड क्षमता के साथ लगभग स्थिर गति देती है? तो क्या कह रहा है भाई? उच्च प्रारंभिक टॉर्क है, उच्च ओवरलोड क्षमता है, के साथ लगभग स्थिर गति देती है। तो हमने क्या कहा था भाई? हमारे पास दो प्रकार के रोटर प्रयोग किए जाते हैं, सिंगल केज रोटर और डबल केज रोटर। सिंगल केज रोटर का जो प्रारंभिक टॉर्क क्या होता है? निम्न होता है। और उसका प्रयोग कहां पे किया जाता है? जहां पे पहले से लोड आरोपित ना हो वहां पे उसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए कह रहा भाई डबल स्क्विरल केज, ऑप्शन बी कह रहा भाई स्क्विरल केज, ऑप्शन सी है स्लिप रिंग, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो हमारे पास जो डबल स्क्विरल केज मोटर होती है उसका प्रारंभिक टॉर्क और उच्च ओवरलोड क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक डबल स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में कह रहा भाई जो हमारे पास डबल स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर होती है उसमें क्या चीज लगी होती है? ऑप्शन ए कह रहा भाई स्टेटर में दो सीरीज वाइंडिंग होती है। ऑप्शन ए कह रहा भाई स्टेटर में दो सीरीज वाइंडिंग होती है। ऑप्शन बी कह रहा है
रोटर में 2 समांतर वाइंडिंग होती है, और ऑप्शन सी कह रहा है स्टेटर पर 2 वाइंडिंग होती है, ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो हमने डबल केज के बारे में पढ़ा था, इसमें 2 रिंग प्रयोग की जाती है और दोनों कैसे लगी होती है हमारी, तो दोनों हमारी किसके अंदर लगी होती है, समांतर के अंदर लगी होती है। रोटर में 2 समांतर वाइंडिंग होती है, कौन सी होती है, 2 समांतर वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सक्विरल केज इंडक्शन मोटर में यदि रोटर बार खुला परिपथ वाली बन जाए, तो हमारे पास क्या कह रहा है भाई, सक्विरल केज इंडक्शन मोटर में यदि जो हमारे पास रोटर है वो खुला परिपथ वाली बन जाए तो रोटर कैसे चलेगा। कह रहा भाई रोटर के अंदर क्या होगा, भाई खुला परिपथ हो गया है, तो ये पूछ रहा भाई तो रोटर कैसे चलेगा। ऑप्शन ए कह रहा भाई बिल्कुल नहीं चलेगी, ऑप्शन बी कह रहा भाई शोर करेगी और चलेगी नहीं, चलेगी नहीं तो शोर कैसे करेगी। ऑप्शन सी कह रहा भाई शोर करेगी बहुत तेज चलेगी, और ऑप्शन डी कह रहा भाई शोर करेगी बहुत धीमी चलेगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हमारा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या भाई राइट है, शोर करेगी और बहुत क्या करेगी, धीमी गति से चलेगी अगर रोटर बार खुला परिपथ बन गया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब सर्पी वलय प्रेरण की शुरुआत में रोटर प्रतिरोध अधिक होता है, तो हमारे पास कह रहा भाई हमारे पास जो 3 फेज स्लिप रिंग मोटर होती है उसके रोटर में प्रतिरोध अधिक होता है। क्या होता है भाई, शुरुआत में प्रतिरोध क्या होता है भाई, अधिक होता है। स्लिप रिंग प्रेरण मोटर की शुरुआत में क्या होता है, प्रतिरोध अधिक होता है। तो पूछ रहा है उस प्रतिरोध के कारण मोटर का क्या चीज अच्छी होती है। ऑप्शन ए कह रहा भाई पावर फैक्टर बढ़ता है, ऑप्शन बी कह रहा भाई धारा घटती है, ऑप्शन सी कह रहा भाई टॉर्क बढ़ता है, और ऑप्शन डी कह रहा है उपरोक्त सभी। तो क्या होता भाई, तो जब हमारी क्या होगी भाई, प्रतिरोध लगा हुआ तो धारा घटेगी, ये बात सही है। तो प्रारंभिक धारा क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अगर प्रारंभिक धारा कम है तो टॉर्क हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर टॉर्क बढ़ गया तो पावर फैक्टर भी हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो उपरोक्त सभी क्या हो जाएंगे हमारे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 फेज स्लिप रिंग प्रेरण मोटर के रोटर में क्या होता है। तो पूछ रहा भाई 3 फेज स्लिप रिंग प्रेरण मोटर के रोटर में क्या चीज लगी होती है। ऑप्शन ए कह रहा भाई सॉलिड छड़ें होती है, ऑप्शन बी कह रहा भाई सॉलिड पत्तियां होती है, ऑप्शन सी है रेगुलर 3 फेज वाइंडिंग स्टार में जुड़ी होती है, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है उसके अंदर क्या होती है, 3 फेज वाइंडिंग किसमें जुड़ी होती है, स्टार के अंदर जुड़ी होती है। किसमें जुड़ी होती है, तो ऐसे हमारा क्या लगा होता भाई, ये हमारी क्या होती है भाई 3 स्लिप रिंग इसके अंदर जुड़ी होती है। क्या जुड़ी होती है, 3 फेज स्लिप रिंग ये जुड़ी होती है। स्लिप रिंग नंबर 1, स्लिप रिंग नंबर 2 और स्लिप रिंग नंबर 3। और किस रूप में जुड़ी होती है भाई, रेगुलर 3 फेज वाइंडिंग के स्टार में जुड़ी होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होता है राइट आंसर है। इसमें जुड़ी होती है, रेगुलर 3 फेज वाइंडिंग स्टार में जुड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लिप रिंग प्रेरण मोटर पसंद की जाती है जब। तो पूछ रखा भाई जो स्लिप रिंग मोटर होती है 3 फेज वो पसंद कब की जाती है। ऑप्शन ए कह रहा भाई उच्च प्रारंभिक टॉर्क की जरूरत हो तब, ऑप्शन बी कह रहा भाई निम्न प्रारंभिक टॉर्क की जरूरत हो तब, ऑप्शन सी कह रहा है लोड टॉर्क कम हो, और ऑप्शन डी कह रहा भाई उपरोक्त सभी। तो कब प्रयोग की जाती है, तो हमने पढ़ा था भाई जहां पे हमें उच्च प्रारंभिक टॉर्क की आवश्यकता होती है वहां पे इसका हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। और इसकी प्रारंभिक धारा क्या होती है, निम्न होती है, और पावर फैक्टर क्या होता है, ठीक होता है, अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लिप रिंग प्रेरण मोटर में किस रोटर का प्रयोग किया जाता है। स्लिप रिंग प्रेरण मोटर में किस प्रकार का रोटर प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए कह रहा भाई वाउंड रोटर का,
ऑप्शन बी कह रहा भाई गहन पिंजरा गुणनक का, ऑप्शन सी कह रहा भाई कोदवी पिंजरा गुणनक का, और ऑप्शन डी कह रहा इनमें से कोई नहीं। तो हम किसका प्रयोग करते हैं भाई? तो हम फेज वाउंड रोटर का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं भाई? फेज वाउंड रोटर का प्रयोग करते हैं। तो इसके अंदर प्रतिरोध लगा होता है। क्या लगा होता है भाई? प्रतिरोध लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेरण मोटर की तुलना में स्लिप रिंग मोटर के निर्माण में मुख्य अंतर है। तो कह रहा भाई एक तो हमारे पास है प्रेरण मोटर और एक हमारे पास है स्लिप रिंग मोटर, तो उसके निर्माण में मुख्य अंतर क्या होता है? ऑप्शन ए कह रहा भाई गुणनक थ्री फेज परिवेष्टन कुंडलित होता है और स्टार में जुड़ा होता है। ऑप्शन बी कह रहा भाई गुणनक के सिरे अतः स्थापित होते हैं। ऑप्शन सी है तांबा छड़ों का गुणनक में डाला जाता है, और ऑप्शन डी कह रहा भाई उपरोक्त सभी। तो तांबा छड़ों को गुणनक में डाला जाता है, कह रहा भाई जो तांबे की छड़ होती है उनको रोटर में डाला जाता है। ऑप्शन बी है रोटर के सिरे अतः स्थापित होते हैं, और ऑप्शन ए भाई रोटर तीन फेज परिवेष्टन कुंडलित होता है और स्टार में जुड़ा होता है। तो क्या होता है भाई जो गुणनक होता है रोटर होता है वो थ्री फेज परिवेष्टन कुंडलित होता है और स्टार में जुड़ा होता है। ये बात हमने पीछे पढ़ी है, तीन फेज रेगुलर वाइंडिंग स्टार में जुड़ी होती है। ये क्या होता है? इसके अंदर मुख्य अंतर होता है। प्रेरण मोटर की तुलना में स्लिप रिंग मोटर के निर्माण में मुख्य अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लिप रिंग गुणनक की अपेक्षा क्या कह रहा भाई जो स्लिप रिंग मोटर होती है उसके रोटर की अपेक्षा गिलहरी पिंजरा गुणनक की आवश्यकता होती है। तो कह रहा भाई स्लिप रिंग गुणनक की अपेक्षा, तो ये कह रहा है क्वेश्चन भाई जो स्लिप रिंग मोटर होती है उसका जो रोटर होता है उसकी अपेक्षा गिलहरी पिंजरा गुणनक की आवश्यकता होती है। गिलहरी का मतलब भाई सिंगल केज, कौन सा? सिंगल केज रोटर। तो कह रहा भाई सिंगल केज रोटर की आवश्यकता होती है। कह रहा भाई स्लिप रिंग गुणनक, स्लिप रिंग मोटर का जो रोटर प्रयोग किया था वो और सिंगल केज रोटर की आवश्यकता होती है। तो पूछ रहा भाई जो हमारे पास सिंगल केज रोटर होता है उसमें क्या चीज होती है? तो कह रहा भाई अधिक रख रखाव की होती है। ऑप्शन बी है समान रख रखाव की जरूरत होती है। ऑप्शन सी कह रहा भाई कम रख रखाव की जरूरत होती है, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो स्लिप रिंग गुणनक की तुलना में सिंगल केज रोटर की जो रख रखाव आवश्यकता होती है वो क्या होती है? हमारे पास कम होती है। क्या होती है? कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। एक तो हमारे पास क्या भाई स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर समान रेटिंग की स्क्वैरल केज मोटर की तुलना में होती है। तो ये अंतर पूछ रहा भाई स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर समान रेटिंग की है स्क्वैरल केज मोटर की तुलना में होती है। तो ये है भाई स्लिप रिंग मोटर हमारे पास एक है और एक है स्क्वैरल केज मोटर। तो ये पूछ रहा भाई स्क्वैरल केज मोटर की तुलना में स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की क्या चीज होती है? दोनों की रेटिंग क्या भाई समान है। तो पूछ रहा भाई तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर क्या होगी? तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर महंगी होगी। ऑप्शन बी कह रहा भाई सस्ती होगी। ऑप्शन सी है स्टार्टिंग गुणों में कमजोर होगी, और ऑप्शन डी है रनिंग गुणों में कमजोर होगी। तो हमारी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर क्या होती है? महंगी होती है। किस कारण से? इसके अंदर प्रतिरोध का प्रयोग किया जाता है, इस कारण से हमारी क्या होती है? महंगी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लिप 0% होने पर मोटर की गति होगी। तो पूछ रहा भाई जो हमारे पास स्लिप होता है तो अगर उसकी गति 0 होगी तो मोटर क्या होगी? तुल्यकालिक गति पे चलेगी, निश्चित गति पे चलेगी, कम गति पे चलेगी, शून्य गति पे चलेगी। तो हमारे पास अगर स्लिप क्या होगी? शून्य। और शून्य स्लिप कब होती है हमारी? जब हमारे पास क्या होती है भाई एन एस बराबर में क्या हो जाता है? एन आर हो जाता है। क्या होता है? एन एस बराबर में क्या होता है? एन आर। तो एन एस बराबर क्या होता है? एन आर हो जाता है। तो हमारे पास क्या हो जाती है भाई स्लिप शून्य हो जाती है। तो मोटर क्या करेगी? तुल्यकालिक गति पे चलेगी। और स्लिप हमारी क्या होती है? तो स्लिप हमारे पास होती है भाई एन एस माइनस एन आर। तो क्या भाई स्लिप हमारे पास क्या होती है भाई? एन एस माइनस में एन आर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन
4 पोल 3 फेज प्रेरण मोटर 50 HZ आवृत्ति वाली आपूर्ति से संचालित होती है। स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र किस गति पे चलेगा? तो ये क्या कह रहा है, जो हमारे पास 4 पोल वाली मोटर है और 3 फेज मोटर है, 4 पोल है, 3 फेज प्रेरण मोटर है, 50 HZ की आवृत्ति के साथ संचालित होती है। स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र किस गति पे चलेगा? तुमने प्रेरण मोटर को कहा था प्रेरण मोटर के स्टेटर को हम क्या देते हैं, सप्लाई देते हैं, तो वो पूछ रहा है स्टेटर किस चुंबकीय क्षेत्र पे चलेगा? तो चुंबकीय क्षेत्र की गति को हम क्या बोलते हैं, NS। तो NS बराबर हमारे पास क्या होता है भाई, 120 F बाय P, 120 F बटे में P। हमें क्या दिया हुआ है, पोल दे रखे हैं 4, आवृत्ति दे रखी है, आवृत्ति कितनी दे रखी है, 50 HZ, और ये हमसे क्या पूछ रखा भाई, NS। तो NS का हमने फॉर्मूला लिख रखा है, NS बराबर हमारे पास है 120 F बाय P, 120 गुणा में आवृत्ति कितनी है, 50 है, पोल कितने हैं, 4 है, 4 से काटेंगे 3 और 0, 5 ये 15 और 15 के आगे कितनी, 2 0, तो कितने पे घूमेगा, 1500 RPM पे, कितने पे घूमेगा, 1500 RPM पे घूमेगा। रोटेशन पर मिनट के ऊपर हमारा क्या करेगा भाई, जो चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या करेगा, गति करेगा, क्या करेगा, 1500 RPM पे हमारा क्या करेगा भाई, चुंबकीय क्षेत्र क्या करेगा, गति करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 फेज प्रेरण मोटर में तुल्यकालिक गति किसे कहा जाता है? तो तुल्यकालिक गति हमारी क्या होती है भाई, ऑप्शन ए कह रहा है घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र की गति होती है, ऑप्शन बी कह रहा है स्टेटर की गति होती है, ऑप्शन सी कह रहा है रोटर की गति होती है, और ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारी 3 फेज मोटर में तुल्यकालिक गति होती है उसको हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की गति कहा जाता है। जिस गति पे चुंबकीय क्षेत्र गति करता है या घूमता है उसको हम क्या कहते हैं, 3 फेज प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक गति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तुल्यकालिक गति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं लिखा हुआ है, ऑप्शन डी। मोटर की तुल्यकालिक गति 1000 RPM है, जबकि इसकी आपूर्ति 50 HZ है। आपूर्ति आवृत्ति कितनी है, 50 HZ है, पोलों की संख्या होगी। तो हमें इस बार क्या दे रखा है, तो हमें NS बराबर में कितना दिया हुआ, 1000 RPM, और क्या दे रखा है, आवर्ती दे रखी है, क्या दे रखी है, आवर्ती दे रखी है हमें 50 HZ, कितनी, 50 HZ। पोल हमसे पूछ रखे पोल कितने होंगे, तो पोल क्या करने हमने, निकालने हैं। तो पूछ रखा भाई ये चीजें दे रखी है हमें, भाई जो मोटर की तुल्यकालिक गति है या चुंबकीय क्षेत्र जिस गति पे गति कर रहा हो कितनी दे रखी है, 1000 RPM दे रखी है, आवर्ती दे रखी है 50 HZ, पोल की संख्या हमसे पूछ रखी है इस मोटर के ऊपर कितने पोल स्थापित होंगे। ऑप्शन ए कह रहा भाई 10 पोल होंगे, ऑप्शन बी कह रहा है 8 पोल होंगे, ऑप्शन सी कह रहा है 6 पोल होंगे, ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो हम निकाल लेते हैं। तो हमारे पास NS बराबर में क्या होता है, तो NS बराबर हमारे पास क्या होता है, तो NS बराबर हमारे पास है 120 F बाय P, 120 F बटे में P। ये हमारे पास सिंक्रोनस स्पीड निकालने का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। लेकिन इस बार हमें क्या दे रखी भी, सिंक्रोनस स्पीड तो दे रखी है कितनी, 1000, कितनी दे रखी है, 1000 दे रखी है, कितनी दे रखी है, 1000 बराबर में 120 गुणा में हमें क्या भी, आवृत्ति कितनी दे रखी है, 50 बटे में क्या है, P। तो हमने क्या करना है, यहां से पोल की संख्या निकालनी है। तो पोल बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, तो P बराबर हमारे पास हो जाएगा 120 गुणा में
50 और बटे में 1000, कितना हो जाएगा 1000। 0 से 0 कैंसिल होगी, 0 से 0 कैंसिल होगी, 5 से कितने पे कट गया 2 पे, और 2 से कितने पे कट गया 6 पे। तो पोल बराबर हमारे पास कितने आए हैं, तो पोल बराबर हमारे पास आए हैं 6। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मोटर के ऊपर कितने पोल स्थापित होंगे, 6 पोल 6 पोल स्थापित होंगे। कितने पोल होंगे, 6 पोल स्थापित होंगे। तो ये थी भाई हमारी 3 फेज इंडक्शन मोटर की ऑब्जेक्टिव टाइप क्लास नंबर 1। इसके बाद बचे हुए क्वेश्चन हम करेंगे अगली क्लास के अंदर। तो ये क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो। अगर अच्छी लगती है तो आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहना, और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा क्या करना, आपने लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब जरूर करना है। तो आप अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखना ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी क्लासें लेकर आते रहें। धन्यवाद।